नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की। एक बार फिर से सीमावर्ती राज्यों में केंद्र सरकार, सेना, प्रशासन सबका मानना है कि कितने दुरुस्त हैं हम लोग, कितने चुस्त हैं। अगर आपात स्थिति बनती है तो कैसे निपटा जा सकता है, वही उस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में एक चीज है कि ऑपरेशन सिंदूर जब 6-7 मई को शुरू किया था और 9 लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान के, उससे पहले भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया था। तो लोगों के जहन में यह है कि क्या एक बार फिर से, क्योंकि कहा भी यही गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। खैर, ये सरकार का अपना विशेष अधिकार है और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें नहीं कह सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट, प्रशासन हमें कहता है कि आपको ब्लैकआउट करना है, आपको मॉक ड्रिल के दरमियान प्रशासन को कोऑपरेट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें उसी तरह से एक आम नागरिक के नाते कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ अगर सेना करती है, प्रशासन करती है, वो हमारे हित के लिए कर रही है, हमारे बचाव के लिए कर रही है। हम सुरक्षित तभी रह पाते हैं जब वो अपना काम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में करते हैं, और हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। ये इसका एक लबोलुआब कहा जा सकता है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं। मैं चंद्रमौली सर हैं हमारे साथ में। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। मॉक ड्रिल या फिर ब्लैकआउट के लिए कहा जाता है कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि अंतरराष्ट्रीय कोई प्रॉब्लम नजदीक दिखाई देती है, या आशंका होती है, या फिर उस खतरे को हम भांपते हुए अपने आप को एक तरह से दुरुस्त करते हैं, तब इस तरह की जाती है। मॉक ड्रिल कॉमन होता है, मॉक ड्रिल कई बार की जा सकती है। तो सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि लोगों के जहन में एक सवाल तैर रहा है कि पहले भी ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की गई थी, क्या उसी तरह से कुछ होने वाला है? जी जोगेंद्र जी, आपने सही बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ यानी कि बंद नहीं किया गया है। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग फौज की नहीं है, ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है। सिविलियन के साथ में ट्रेनिंग है, और फौज और सिविलियन एक साथ कोई इस तरह की वारदात हो, कोई युद्ध हो, कोई ड्रोन अटैक हो, कोई लार्ज टेररिस्ट की कैजुअलिटी हो, उसके अंदर कैसे हम करेंगे अपना काम, कैसे नागरिक का बचाव करेंगे, और अगर कोई कैजुअलिटी अगर होती है, अगर कोई हादसा होकर हो जाता है, तो कैसे उसको हम हैंडल करेंगे। इस चीज के लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं। इसके मॉक ड्रिल कहते हैं, जो एक रेगुलर विषय है और रेगुलरली हमारे इधर होना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि यदि आग लग जाए किसी कॉलोनी के अंदर, तो हमारी कॉलोनी में इतनी सकड़ी गलियां बनी होती है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, और हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई कानून नहीं है जो यहाँ आके देखे कि बिजली की सर्किट कैसे लगा रखी है, तारें खुली हैं कि बंद हैं, सर्किट ब्रेकर किस तरह के हैं। मैं इजराइल में था अपना फौजी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पे आकर के हर 6 महीने में आके चेक होता था वो, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ था, ट्रिप हुआ कि नहीं हुआ, आग लगने के खतरा है कि नहीं, वगैरह वगैरह चीजें। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे इस मॉक ड्रिल में क्या होता है कि सबसे पहले आर्मी या एयरफोर्स की जो टुकड़ी होती है, या दक्षिण के अंदर जैसे नेवी होती है हमारे कोस्टल रीजन में, उनका और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से लिंक है, यानी कि टेलीफोन लिंक है। अगर कोई सबसे पहले अगर वहां से कोई अटैक आता है, लेट से एरियल अटैक की बात कर रहे हैं, लेट से मिसाइल अटैक की बात कर रहे हैं, लेट से एरियली ड्रोन अटैक भी कहा जाएगा, तो कैसे खबर पड़ेगी? तो सबसे पहले इस चीज की खबर फौज को लगती है, क्योंकि एयर डिफेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो आर्मी के पास जो रडार है, एयरफोर्स के पास बड़े और रडार है, इसकी जिम्मेदारी एयरफोर्स को दे रखी है। तो एयरफोर्स की जो हॉटलाइन होती है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में होती है, जहां पे कलेक्टर होते हैं, कहीं पे कमिश्नर होते हैं, कहीं पे सिर्फ तहसीलदार रह जाते हैं, तो उस लिंक को पहले तो फिर से रिवाइव करना। कई सालों से ट्रेनिंग होती है, तो जंग खाया होता है, यही पता नहीं होता टेलीफोन कहाँ पे है। तो सरकार ने पिछली जो हमारी मॉक ड्रिल हुई थी 6 और 7 की, जो आप बता रहे हो, उसमें कुछ खामियां लगी थी। क्या हुआ था
6-7 को तो सर हमने ऑपरेशन करके और ऑपरेशन सिंदूर ही कर दिया था 6-7 मई की रात। नहीं, हम अभी ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं पहुंचे, हम अपना घर ठीक कर रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर बाद में करेंगे। तो हमारे घर के अंदर हमें लाइन काम नहीं करी थी, लोग कह रहे थे वो छुट्टी गया हुआ है, वो टेलीफोन करो तो वहां रखा हुआ है, लाइन कहाँ, लाइन टूटी हुई है, खराब है, ये हालत थी हमारी। दूसरी चीज, हमारे जब इस तरह की खबर आती है तो सायरन है, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर में मत जाइए, हम अपने मॉकड्रिल की बात कर रहे हैं। तो मॉकड्रिल में क्या है कि जैसे सायरन है, वो सायरन चेताता है हमारे नागरिकों को। तो सायरन हर जगह तो हो नहीं सकता, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी बड़ी हमारी सिटीज है, बहुत बड़े बड़े हमारे तहसील हैं, तो एक सायरन से नहीं होता है। तो एक सायरन बजता है मेन, जैसे कलेक्ट्रेट वगैरह में होता होगा, तो उसके अलग अलग कॉलोनीज के अंदर छोटे मोटे सायरन होते हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट है वहां होता है। तो एक सायरन जब बजता है तो बाकी सारे सायरन बजने चाहिए। उससे क्या होता है कि आम नागरिक को ये आवाज पता लगनी चाहिए कि सायरन बजा हुआ है। तीसरी चीज, नागरिक को आपके माध्यम के थ्रू, मीडिया के माध्यम के थ्रू ये तो पता होना चाहिए सायरन बजाए तो क्या करना चाहिए। और सायरन भी दो तरह के मेन होते हैं, कई तरह के होते हैं लेकिन दो तरह के मेन होते हैं। एक होता है इनकमिंग रेड का सायरन जी करना चाहिए। अगर आपको रेड अगर आ रही है तो सायरन बजा है तो आप छुप गए इधर उधर, जो भी बताया हुआ ट्रेंच हो कहीं पे होगा, बेसमेंट में चले गए। लेकिन जब क्लियर होता है तो वहीं रह जाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा, और अगली बार जाएगा भी नहीं, वो कि पता ही नहीं पड़ता है। तो दो तरह के सायरन मेनली नागरिकों को पता होना चाहिए, जो आपके माध्यम से पता होना चाहिए कि किस तरह सायरन है। अगर कोई क्लिप अगर यहाँ प्ले कर सकता था कि 30 सेकंड का सायरन है, फिर बंद होता है, फिर 30 सेकंड बजता है, और जो वेविंग सायरन है जो क्लियर ऐसे जो करता है, उसको सायरन को अगर प्ले हो जाता तो सभी नागरिक, आपके जन टीवी के नागरिकों को पता लग जाता कि इस तरह के सायरन बजे तो छुपो, अटैक होने वाला है, इस तरह का बजे तो ऑल क्लियर हो गया, अटैक क्लियर हो गया। चौथी चीज कि नागरिकों को मेनली होता है, गवर्नमेंट ने देखा है कि स्काउट्स और एनसीसी कैडेट्स ये बहुत मदद करते हैं, ये आम नागरिकों के बीच में और फौज के बीच में लिंक है। यानी कि फौज है, सिविलियन है, वो अपनी दुकान है, ठेला लगा बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो ये लिंक बैठाता है कुछ यूनिफॉर्म के पहने हुए हमारे एनसीसी कैडेट्स और हमारे स्काउट्स एंड हमारे सिविल डिफेंस के पर्सनल। इनको मुस्तैद किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि आप कैसे इसको करोगे। ये क्या करते हैं, ओ दादी जी चलो चलो, आप चलो, आंटी जी चलो, ये क्या एक प्रेम से अपने रिश्तेदारी से बात करके और अपने को जगा सकते हैं। और आखिरी चीज ये कि फायर ब्रिगेड जो है, ये फायर ब्रिगेड जैसे बता रहा था, गलियां हमने जो बना रखी है उसके अंदर नहीं घुसती है, हमने प्रैक्टिस की नहीं है, आग लग रही तो आग लगती जा रही है। तो कब प्रैक्टिस करोगे भाई, तो दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस, अपना भी आप निकालो फायर ब्रिगेड को। और अगर आपका पाइप अगर 100 फीट का पाइप है और 250 फीट पे अगर आग लगी है और आपकी फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है, तो कोई तरीका होना चाहिए कि यहाँ पे पाइप फिट करो, वहां पे पानी निकलेगा, ये इतना लंबा पाइप कनेक्ट करोगे, आग लगती रहती है, 4 आदमी मर गए जल के, भाई एक बच्चा था, ये आपकी न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ इस तरह की प्रैक्टिस। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं भगवान सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है ये, और इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में अभी चंद्रमौली जी भी कह रहे हैं, और मकसद भी यही होता है कि हमें अगर कोई खामी है तो उसे दुरुस्त करने का अवसर मिलता है। हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो वास्तव में हम कितने धरातल पे उस एक्सरसाइज को उतार पाते हैं, उस ऑपरेशन को उतार पाते हैं, ये इसका एक मोटिव होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारी इसी तरह की स्थिति बनी थी, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। और आज भी मोदी जी ने कहा है कि अगर उधर से गोली चलेगी तो गोला हमारा तैयार है। तो लेकिन फिलहाल बॉर्डर एरियाज को ये चुना है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक्सरसाइज ऐसी जारी भी रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि अगर पड़ोस में तनाव जैसी स्थिति महसूस होती है तो कंटिन्यू होना चाहिए। और फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है, तो रूटीन एक प्रक्रिया है जब तनाव के बीच में कभी की जा सकती है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बॉर्डर एरियाज का सवाल है, बॉर्डर एरियाज में तो जब एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे हैं, यानी वॉर की स्थिति है और वॉर एक्टिव है या दोनों तरफ से लड़ाई चालू है, तो रोज़ ब्लैकआउट होता है, उसमें कोई लाइट रात को जलती नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि आप सायरन बजाओ और फिर वो लाइट ऑफ करेंगे। इतने में तो आपका ड्रोन, मिसाइल, एयर का बम्बार्डमेंट जो भी है वो हो जाएगा। ये जो पीछे के सिटीज़ हैं, बड़े बड़े टाउन्स हैं, जहाँ पे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ VAVPs जिसको बोलते हैं, वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स, कोई इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई बड़ी
फैक्ट्री है या बहुत जो भी कोई टारगेट है, जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं, जो भी हैं, सिविलियन के हेडक्वार्टर्स हैं, तो इनको टारगेट किया जाता है। तो इनके यहाँ पर आपको अलार्म बजाना जरूरी है। अलार्म जैसे कि एयर कमांडर साहब ने बताया, 2 किस्म का होता है। एक तो जो स्टार्ट होता है, यानी कि अभी नाउ अलर्ट है, अभी कोई ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, या आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो इसके लिए आप सब आगाह हो जाइए और तुरंत पोजीशन ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये 2 मिनट का अलार्म सायरन बजेगा। वो सायरन बजता है, वो ऊपर नीचे उसकी लय होती है, यानी जो टोन होती है वो एक सी नहीं होती, ये नहीं होती, दूं ऐसा वेरिएशन होता रहेगा उसमें। तो इसका मतलब है कि अभी आपके सायरन यानी अलार्म है, आप पोजीशन लीजिए, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी रोक लीजिए और पोजीशन ले लीजिए। आप लाइट जला रखें, लाइटें ऑफ कर दें, कमरे की, घर की, गाड़ी की, जहां भी आप हैं, कोई सिगरेट भी नहीं जलाए, कुछ भी ना जलाए। इस तरह का टोटल डार्कनेस करके आप बैठिए। और जब ये खुल जाता है, यानी एयरक्राफ्ट चला गया, ड्रोन कहीं जाना और चला गया या गिर गया, उसके बाद में आप उसका दूसरा सायरन बजाते हैं, जो एक टोन में बजता है। एक टोन में 2 मिनट का टाइम है, जो अपना निर्धारित कर रखा है। 2 मिनट, राजस्थान में 2 मिनट है, तो 2 मिनट में आप जब एक सा बज रहा है, इसका मतलब है कि खतरा और हो गया। अब आप अपनी एक्टिविटी चालू रख सकते हैं और वो लाइट कर लें, गाड़ी चला लें, जहाँ भी काम करना है वो कर लें। नंबर 1। नंबर 2, जो ये जिम्मेवारी जो सायरन की जिम्मेवारी दे रखी है, मैं राजस्थान की जानता हूँ, सिविल डिफेंस को दे रखी है। सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करता है कलेक्ट्रेट में, और उसके बाद में जो जगह जगह पे ये नियुक्त किए हुए हैं जहाँ सायरन है, जैसे मान लो जयपुर में 10 सायरन है, तो 10 सायरन की कौन से एरिया को डेंजर है, खतरा है, या सबको है, तो सब साथ बजते हैं। नहीं तो जिसको खतरा है उसी को बजाते हैं। यहाँ जहाँ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में भी वही करेंगे एरिया जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आप वैशाली नगर एरिया में प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर जो भी सायरन होगा, जहाँ से भी होगा, वो सायरन बजेगा, बाकी शहर को नहीं होगा। तो इस तरह से ये सायरन का सिस्टम, अलार्मिंग का सिस्टम जनता को दूसरा, जैसा कि एयर कमांडर साहब ने बताया, जनता को एजुकेट। लास्ट टाइम जो हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कंफ्यूजन था, तो ना तो मीडिया में कहीं प्रिंट पेपर्स में कोई तरीके से समझाया गया था कि जब अलार्म बजता है तो क्या करना है, और सायरन बजता है तो क्या करना है। तो वो एक लग रहा था जैसे औपचारिकता हो, कई जगह पे लाइटें चल रही हैं, कहीं पे नहीं हो रहा, तो उस तरह का बिल्कुल जैसा एक ऑपरेशनल होना चाहिए था, ब्लैकआउट वो हो नहीं पा रहा था। योगेंद्र जी, एक बॉम्ब गिर जाएगा ना जिस दिन, आप देखना लाइट शुरू से ही नहीं जलाएंगे लोग। ये तो पता है कि प्रैक्टिस हो रही है, नहीं तो वॉर में आप क्या समझते हैं, कोई लाइट जलाएगा? सवाल ही नहीं उठता। जो ही आवाज एयरक्राफ्ट की कहीं सुनी, आपने मिसाइल की आवाज सुनी, और आप देखना लोग कहाँ दुबक के बढ़ जाएंगे, और लाइटें, सायरन ऑफ भी हो गया तो भी नहीं निकलेंगे बाहर। तो इसलिए ये तो एक विडंबना है, लेकिन ओबियसली जो भी जिम्मेवार हैं इसके अंदर, और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो अभी किया है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल डिफेंस है, पुलिस है, और एयरफोर्स को लिया हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अपने इलाके में, अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में आप सबको आगाह कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए और एजुकेट कीजिए। जी, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार योगेंद्र जोशी साहब का रुख करना चाहूंगा। जोशी सर, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, एक कभी भी कोई आपात स्थिति होती है तो उसका एक, मैं ये कहूं कि एक यूनिफॉर्म कोड मान करके चल सकते हैं कि हाँ, हमें उस तरह से इसे फॉलो करना चाहिए, इस प्रोटोकॉल में होना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ मेंटेलिटी होती है कि जैसे अभी कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि हम लोग साधारण तरीके से लेते हैं। आप तो बहुत सारी जगह पे मॉक ड्रिल भी आपने देखी होगी, कई बार इस तरह के उड़ते तीतर आते मेल के जरिए या फोन पे, व्हाट्सएप पे कि फलानी जगह बम है या कुछ है, वो भी एक मॉक ड्रिल का हिस्सा मानिए, या फिर एक्चुअल में भी जाना पड़ता है। तो वास्तव में पब्लिक से तो क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, और अगर आप जो जितने भी आप मॉक ड्रिल देख रहे हैं तो कोई खामी नजर आती है जिससे दुरुस्त भी करने की जरूरत है?
देखिए योगेंद्र जी, दो तरह की मॉक ड्रिल है। एक तो मॉक ड्रिल होती है जो आर्मी और हमारी सेना के लिए होती है, जो शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। मान लीजिए दिल्ली से अजमेर जाना है, दिल्ली से कोटा जाना है, बीकानेर से दिल्ली जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है, जो कलेक्ट्रेट है, जो हमारी पुलिस है, इनको अल्टरनेट जो मार्ग है उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सेना का मूवमेंट होता है ऐसे समय में, तो आम नागरिकों को उस सड़क से निकलने नहीं देते हैं। तो कहां से पब्लिक निकलेगी, पैनिक क्रिएट नहीं हो, उनके लिए मार्गों को चिन्हित करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि संचार केंद्र की स्थापना होती है, जो मिलिट्री और पुलिस और जो सिविल डिफेंस है, इन सबका कॉम्बिनेशन बनके, जो भी जैसे मान लीजिए सचिवालय है, वहां पर स्थित कंट्रोल रूम होता है, जिसका संपर्क अस्पतालों से होगा, फायर ब्रिगेड से होगा, थानों से होगा, कमिश्नरेट से होगा, और जितनी भी जगह है ऐसी, वहां से उसका संपर्क होता है। तीसरी बात यह है कि मैंने 71 का और 65 के युद्ध देखे। 65 में मैं छोटा था, लेकिन देखा है, उस समय सायरन बजते थे। लेकिन अब ये चीज भूल गए, एक पीढ़ी पूरी निकल गई है। तो अभी क्या है, जैसे सायरन कलेक्ट्रेट के ऊपर लगा हुआ है, तो अभी हमारे यहाँ ऐसी जगह लगे हुए नहीं है कि एक सायरन की आवाज दूसरे सायरन तक पहुंचे या इस तरह से। तो हमारे यहाँ अभी तैयारी नहीं है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस तरह की अभी तैयारी नहीं है कि अगर एक जगह सायरन की आवाज आएगी सारे सायरन बजने लग जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, कमांडर साहब ने जो बताया है, रुक रुक के जो सायरन बजता है, रुकेगा बजेगा, वो सायरन होता है आपकी तैयारी के लिए। आप तत्काल उसका आदेश मान लेंगे। और लंबा जो सायरन बजेगा, वो सायरन है बिल्कुल रेस्ट में आ जाइए, आपको अपना अपना काम करिए। देखिए, जो बॉर्डर एरिया है, वहां भी हमारी अभी इतनी तैयारी नहीं है। जो बंकर हैं, वो कई सालों से धूल खा रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, उनके अंदर नागरिक नहीं जा पाते हैं। मतलब बिल्कुल लापरवाह हो गए 71 के बाद। और मैं ये सोचता हूं कि जो नई पीढ़ी आई है, मुझसे पूछ रहा था बच्चा जब एक टीवी चैनल पर गया कि साहब अब आप जो चीजें बता रहे हैं, हमें करना क्या पड़ेगा? हम अगर यहाँ सायरन बज जाए तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से निकल के? तो मैंने कहा आप जगह पे जाइए, मैदान में चले जाइए, और कहीं ऐसी गड्ढा हो, कोई गहराई जगह हो, वहां जाकर के लेट जाइए। तो योगेंद्र जी, जो नई जनरेशन आई है, इसको कुछ भी पता नहीं है। और इनको तो पता जो है नहीं है, आरएससीबी को पता नहीं है, वाटर वर्क्स को पता नहीं है, और डॉक्टर्स को पता नहीं है, मतलब थाने वालों तक को पता नहीं है। अब आप देखिए, मॉक ड्रिल होगी तो थाने की गाड़ी प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में, जैसे 112 नंबर हुई, चेतक हुई, ये माइक लेकर के एकदम निकलेगी और सायरन की आवाज आती है, नागरिकों को सचेत करेगी। और उस 5 या 7 मिनट 10 मिनट में सब अब जहां खड़े हो वहां अपने अपने फील्ड में कहीं लेट जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे, कहीं बिल्डिंग में है तो बाहर निकले आएंगे। मतलब जो व्यवस्थाएं उस समय होती है उनकी पालना करेगी, लेकिन कराएगा कौन? पुलिस कराएगी। पुलिस के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है, वो अपने इलाके में रहते हैं, उनको इलाके की पूरी जानकारी रहती है। दूसरा एनसीसी स्काउट है। लेकिन देखिए, मैंने 71 के युद्ध में देखा है कि हमारे जैसे मोहल्ला था, तो मोहल्ले के जो मोजिज आदमी हैं वो एकत्र हो जाते थे। मान लीजिए राजा पार्क के 10-20 जने इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना वो बना लिया, पुलिस का आदमी उसमें शामिल हो गया, वहां के रहने वाले, ताकि वो वहां के नागरिकों को जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन लाइटें बंद कर देगा आरएससीबी विभाग, सब कर देंगे, लेकिन नागरिक क्या करते हैं? घर में फिर मोबाइल जला लेंगे, टॉर्च जला लेंगे, लालटेन जला लेंगे। उस समय लालटेन जला करती थी, तो लालटेन, तो उसको बंद करने के लिए भी नागरिक सड़क पर आते हैं, और तब जाके ये व्यवस्था होती है। दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अभी पिछली बार जब हम लोग जुड़े थे तो कटेवा साहब, शायद भगवान सिंह जी भी बता रहे थे कि गांवों के अंदर उस वक्त जब ब्लैकआउट होता था तो लोग ये देखते थे कि हल्की सी भी कोई, क्योंकि गेट होते थे, देसी हिसाब किताब होता था, किसी के पास में पक्का मकान है, किसी के पास में कच्चा, लेकिन इतने डिसिप्लिनरी थे लोग कि वो बाकायदे देखते थे कोई जरा सा सुराग तो नहीं है, तो काला पेपर लगा देते थे। भगवान सिंह जी, जैसे आप लोग बता रहे थे कि 71 के टाइम पे भी लोगों का इतना मतलब एक वो था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वाकई अगर ऐसी स्थिति बनती है, प्रशासन आप ही के लिए कर रहा है, हमें सजग रहना चाहिए। और युद्ध जैसी स्थिति अगर कभी बन भी जाती है तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा आपका, मुझे लगता है कि राष्ट्र में योगदान होगा। और अगर हम लंपट की तरह ही कुछ भी प्रशासन के लिए अगर सरदर्द बनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई योगदान भी होगा। हम एक बड़ी एक हर्डल और पैदा कर रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है ये, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गाइडलाइन है उसे हम फॉलो करें, कुछ रूल्स बने हुए हैं उन्हें फॉलो करें।
चलिए समय कम है, लेकिन मैं एक एक मिनट के लिए और जाना चाहूंगा। चंद्रमौली सर, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। तो अभी लगता क्या है आपको, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि तुर्की उसे सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम हमारे हिसाब से उसकी ताकत कितनी है हमें इसका मालूम है, हमारी सेना बहुत अच्छे से जानती है, हम हमारी तैयारी के साथ में। लेकिन अभी कहीं कुछ किसी तरह की आशंका लगती है? जी हाँ, आपने सही कहा है कि ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं और ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देश अभी भी कोवर्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे चाइना है, वो कोवर्टली सपोर्ट कर रहा है, वो सबके सामने आकर के अपने आप को बदनामी नहीं चाहता है। ओपन सपोर्ट, कोवर्टली सपोर्ट टर्की और अजरबैजान कर रहा है। तो ये करेंगे, ये तो देश की है। यूक्रेन देखो ना, छोटा देश है, रशिया देश है, कितने साल खींच लिया और वो भी लड़े जा रहा है, करे जा रहा है। तो वो अपने आप नहीं लड़ रहा है, उसको लड़ा रहे हैं देश। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हो रहा है। हमको भी कोई मदद कर रहा होगा, पाकिस्तान को भी कोई मदद कर रहा होगा, तो ये करते रहेंगे। उनकी यही मंसूबे होता है कि चलो किसी तरह से लड़ते रहें ये, और हमारे हथियार बिकते रहें और भारत कमजोर हो जाए, ये हमेशा उनकी चाहत रहेगी। तो मैं आपको, आपने टाइम कम दिया हुआ है, मैंने एक सायरन डाउनलोड जी किया हुआ है, जन टीवी है, पूरा राजस्थान दिखता है। मैं आपको सायरन का नमूना देता हूँ, जो एरेट सायरन कहते हैं, सुनिए आप इसको। जी श्योर। ऑडियो नहीं आ रही सर। एक बार और। तो ये मैंने आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, अपने नागरिकों को पता लगना चाहिए सर। आपके माध्यम के थ्रू जी कि जी जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, जैसे अमर साहब बता रहे थे कि ये वेलिंग साउंड होता है, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, दैट मींस रश एंड हाइड, बेसमेंट या जहां पे जाना है। और दूसरा सायरन ऑल क्लियर सायरन होता है, जो कंटिन्यूस बजता है, उसके बाद में आप निकल सकते हैं, ताकि उनको ध्यावस हो जाए कि चलो आया सायरन, हम छुप गए, अब क्लियर सायरन। क्योंकि कभी क्लियर सायरन पहुंचे ही नहीं का तो घुसे ही रहेंगे वहां, फिर कहेंगे ये तो बेकार चीज होती है। और जैसे हमारे साहब ने बताया कि कलेक्ट्रेट के ऊपर होता है, तो हमारे पूरे सिटी के अंदर, जैसे मैं जहां बैठा हूँ, शायद मैंने सायरन सुना ही नहीं है, लेकिन मेरी सोसाइटी में सायरन है, वो कौन बजाएगा जब उसको कोई बताएगा? तो ये ऐसे पता लगना चाहिए, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। इजराइल में होता है, हमारे को, मैं जब इजराइल में था, हमारे कमरा होता था चलिए स्टील मैं का बना सर, हुआ कमरा, स्टील का, जी उसमें घुस जाते थे हम लोग जाकर के, ठीक है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैंने सुना दिया हुआ है। और पाकिस्तान को जो मदद कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, ओवरटली कोवर्टली, और पाकिस्तान मंसूबे में आएगा और फिर से कुछ ना कुछ गलती करेगा, और बहुत जल्दी करेगा, ये आपको बता जी। रहा हूं मैं। भगवान सिंह जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों से हम सब कुछ वाकिफ हैं, और क्या दूसरी की गोद में बैठ करके एक बार फिर दुस्साहस करेगा, जिसके लिए हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं? जी सर, म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ है भगवान सिंह जी, म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से अभी, अनम्यूट नहीं हुआ सर, म्यूट है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, जब तक मैं योगेंद्र जोशी साहब का रुख करना चाहूंगा। तो सर, क्या अपेक्षा की जाती है कि आम पब्लिक से? हाँ चलिए भगवान सिंह जी, जी इसे क्लियर, जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, जो एक हिस्टीरिया है, लोगों में जोश है, जज्बा है, और हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो चालू हुआ देश में, और रहना भी चाहिए, मोटिवेशन के लिए, जोश के लिए, फौजों के थोड़ा हौसला अफजाई के लिए। लेकिन हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। हकीकत क्या है? आपने ओप सिंदूर का मकसद क्या था? मकसद ये था, जिन्होंने ये सिंदूर मिटाया उनको नेस्तनाबूद करना था, उनको बर्बाद करना था, खत्म करना था। हो गए वो जो 4-5 आदमी जितने थे, वो अभी तक एट लार्ज हैं, मिले नहीं हैं, चले गए या कहीं जंगल में है, पता नहीं है। उनको जो फंडिंग कर रहा था, जो भेज रहे थे, जो कमांडर्स वहां पर, हाफिज सईद या अजहर मसूद जैसे, वो जिंदा हैं, वो भाषण दे रहे हैं पब्लिक में, अभी भी जहर उगल रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो आपने जो किया वो ठीक किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव था इसका, ओप सिंदूर का, क्या वो पूरा हो गया? पूरा नहीं हुआ, इसीलिए तो ये पोज हुआ है। ये युद्ध विराम नहीं कह सकते, पोज है। तो पोज का मतलब क्या है? पोज का मतलब है कि आप टेंटर हुक्स में हैं, फौजों को 24 आवर्स पे अलर्ट पे रहना है ना। ये सबको पता है कि ना तो इससे टेररिज्म खत्म होना है, और ना हमारी समस्या जो कश्मीर की या पीओके की जो समस्या है हमारी,
वो इसे सुलझी है, तो आपने अचीव क्या किया है? आपने ठीक है जनता का हौसला अफजाई के लिए और थोड़ा बहुत जोश रखने के लिए, या जिन परिवारों में जो मौत हुई है उनको थोड़ा बहुत सांत्वना देने के लिए आपने ठीक किया। लेकिन मेरी समझ में हमारा ऑब्जेक्टिव, जब तक इनके कैंप पूरी तरह से, आप क्या कैंप यहाँ पे बना रखा है उसको बर्बाद कर दिया, वो दूसरी जगह बना लेगा। उसके जो कमांडर्स हैं उनको जब तक आप किसी तरह से भी उनको यदि न्यूट्रलाइज नहीं करो तो एम अचीव होता नहीं है, क्योंकि फंडिंग वो करते हैं, ट्रेनिंग वो देते हैं। बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है। भाई एक बार मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या अपेक्षा करते हैं आम जनता से, और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? एक मॉक ड्रिल या इस तरह का ब्लैकआउट हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय हो चुका है? देखिए, इसके अंदर जो अपने शिक्षा में ये चीज नहीं है अभी तक, क्योंकि 71 के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अतः स्कूलों में एक चैप्टर भी ये पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे प्रार्थना के समय पढ़ाया जाए, चाहे उसको क्लासरूम में पढ़ाया जाए, लेकिन एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई या इससे, ताकि स्कूल है, कॉलेज है, उनको ये जानकारी मिले कि ये एक चैप्टर ये भी है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, ये बताया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी की तरह भी हमारे एक यूं कहूं कि एक व्यवहार में ये सब चीजें आनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि काफी सार्थक होगा। और एक जरूरत का हिस्सा भी बनाना चाहिए, हमें अवेयर रखना चाहिए। काफी वर्तमान युग में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं उसके लिए भी ठीक है, एक हमारे आचरण में होना चाहिए, और अपने आप को एक महसूस भी करें कि हम वास्तव में उस ऑपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं पूरी डिसिप्लिन के साथ में। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।